अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद। तो बेटा बायोलॉजी में हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। नाम है इसका द सेल। अब तक आपने इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली जी। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसको दोहराया था। सेल की हिस्ट्री पढ़ी, माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़े। कल की क्लास में हमने सेल फ्रैक्शनेशन का टॉपिक था वो पढ़ा था। फिर हमने देखा जी कि सेल में जो प्लांट एल्गी के सेल होते हैं उनमें 4 बेसिक पार्ट होते हैं, और जो एनिमल्स के सेल होते हैं उसमें 3 बेसिक पार्ट होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं जी? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इनमें ये जो सेल वॉल है ये एनिमल में नहीं होता, और हमने इसको पढ़ लिया सेल वॉल की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन वगैरह। कल की क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टार्ट किया था। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहली बात, ये प्लांट, एनिमल, तमाम तरह के सेल्स में पाया जाता है, और ये बिल्कुल आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। अगर एनिमल सेल है तो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और अगर प्लांट या एल्गी या बैक्टीरिया या फंगस का सेल है तो ये आउटर मोस्ट नहीं होती, ये सेल वॉल के बाद होती है। और इसके स्ट्रक्चर के हवाले से हमने बात की कि 1972 को 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकलसन। उन्होंने इसके स्ट्रक्चर का एक मॉडल पेश किया था जिसको आप कहते हो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है उसमें कई तरह के सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कई तरह के कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन हमारे पास जो मेजर कंपाउंड होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड लिपिड्स की एक टाइप होती है जिसके अंदर 2 फैटी एसिड की चेन्स होती हैं और जुड़ी हुई होती हैं ग्लिसरॉल से और फास्फोरस ग्रुप से। तो ये आपका ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनता है इसके 2 एंड होते हैं। एक एंड यानी कि वो वाला सिरा जहाँ फैटी एसिड होती है वो वाटर हीटिंग होता है और उसको आप कहते हो हाइड्रोफोबिक, जबकि दूसरा एंड जहाँ पे फास्फोरस ग्रुप लगा हुआ होता है वो हाइड्रोफिलिक होती है यानी वाटर लविंग। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है एक तरफ से ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है और दूसरी तरफ से ये पानी को रिपल करता है। तो जो एब्जॉर्ब करने वाला पोर्शन होता है उसको आप कहते हो हाइड्रोफिलिक, और जो एंड है जो वाटर हीटिंग होता है, पानी को रिपल करता है, उसको आप कहते हो हाइड्रोफोबिक। अब सिंगर निकलसन के मुताबिक इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखा जी कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती है, और ये इस तरह अरेंज हुई भी होती हैं कि दोनों फॉस्फोलिपिड के जो हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं वो ऊपर और नीचे की तरफ होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। तो ये जो है आपके पास हाइड्रोफोबिक एंड हो गया, और ये जो है हाइड्रोफिलिक एंड हो गया। ऐसी 2 लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की, और जगह जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें लगे हुए होते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन होते हैं, उनको हम इंटीग्रल कहते हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खाली किनारों पे लगे हुए होते हैं, थोड़ा बहुत अंदर बाहर होते हैं, उनको आप कहते हो पेरिफेरल प्रोटीन्स। और इन प्रोटीन्स जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं इनमें ये चैनल होती है, रास्ता बना हुआ होता है जहाँ से ये जो है मटेरियल्स को सेल के इन एंड आउट करते हैं। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड या ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें और भी दूसरी तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोलिपिड्स की चेन होती है, जगह जगह कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो सब ऐसी कोई पैटर्न नहीं होता, अनशन जगहों पर लगे हुए होते हैं। मेजर जो है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद हम इसके फंक्शंस की बात कर रहे थे। फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहला काम जो सेल मेम्ब्रेन का है वो सेल के शेप को मेंटेन करना है, क्योंकि जो आपके अंदर सेल के मौजूद होता है साइटोप्लाज्म वो जेली टाइप का होता है, तो उसके शेप को मेंटेन रख रहा है सेल वॉल। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन का जो दूसरा काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि चीज़ों को अंदर बाहर करना। क्योंकि ये सेल के किनारे पे मौजूद है तो इसका काम होता है सेल के अंदर चीज़ों को लाना या सेल के अंदर से चीज़ों को बाहर निकालना, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं इसको। अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 4 तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है: पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। तो अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो खैर चारों तरह की ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन ये चारों तरह की ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है आज की क्लास में हम जरा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट ये क्या होती है जी? हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जगह मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस जगह पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, जहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन एरिया है। वो मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन यहाँ मौजूद है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है।
दूसरी तरफ सपोज करें जी हमारे पास कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हो जाएगी जी लो कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है जी। तो आपके पास अगर एक तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं किसी चीज के, गैस के, सॉलिड के, और एक तरफ आपके पास कम मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल गैस वगैरह उसके कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो होता क्या है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। अगर आपने रूम के एक किनारे पर परफ्यूम छिड़क दिया तो वहां परफ्यूम के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाते हैं, आपको फौरन से वहां पर खुशबू महसूस हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो है परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा होते हैं, जबकि रूम के दूसरे किनारे पर परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम होते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं जी कि जहां पर वो रूम का जो दूसरा किनारा था, थोड़ी देर बाद हमें वहां खुशबू आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स ज्यादा से कम की तरफ गए, कम की तरफ गए, और आपको जो है फिर वहां पर खुशबू आना शुरू हो जाती है। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता है जब तक हर तरफ मॉलिक्यूल्स बराबर ना बढ़ जाए। इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। जहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स है वहां से जहां कम मौजूद है मॉलिक्यूल्स वहां जाना मॉलिक्यूल्स का, ये कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑटोमेटिकली होती है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती इसके अंदर, खुद ब खुद हो रही होती है, कोई आपको एनर्जी जो है वो लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली होती है। अगर आप एक गिलास लें और बीच में आप एक इंक का कतरा डाल दें, तो बीच में इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा होते हैं, इर्द गिर्द कम होते हैं। आप क्या देखेंगे थोड़ी देर बाद, आपकी जो इंक है उसके मॉलिक्यूल्स फैलना शुरू हो जाते हैं, यानी ज्यादा से कम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। दो किस्म की होती है जी ये, टू टाइप्स की होती है जी। एक कहलाती है डिफ्यूजन और एक कहलाती है जी ऑस्मोसिस। एक कहलाती है डिफ्यूजन, एक कहलाती है ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, दोनों के अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं। डिफ्यूजन में भी मॉलिक्यूल्स ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे, और ऑस्मोसिस में भी मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं। दोनों के अंदर कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, नो एनर्जी इज नीडेड। ना ही आपको डिफ्यूजन के दौरान कोई एनर्जी लगानी पड़ती है, ना ही आपको ऑस्मोसिस के दौरान कोई एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये चूंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट की दोनों टाइप है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, लिहाजा दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे, और दोनों में आपको कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। बस फर्क कहाँ पर है, ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस के अंदर हाई और लो कंसंट्रेशन के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, यहाँ कम है, बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो डिफ्यूजन हो जाएगा, नो मेम्ब्रेन। अगर बीच में मेम्ब्रेन नहीं है तो वो डिफ्यूजन है, बीच में मेम्ब्रेन मौजूद है तो वो ऑस्मोसिस है। तो अगर आपके पास यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर कम मॉलिक्यूल्स हैं, बगैर बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको आप कहोगे डिफ्यूजन। लेकिन अगर आपके पास एक तरफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, दूसरी तरफ मॉलिक्यूल्स कम है, बीच में आपके पास एक ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और अब मॉलिक्यूल्स आपके ज्यादा से कम की तरफ ट्रेवल करेंगे इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, तो इसको अब आप कहोगे कि ये ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, सेमी परमिएबल का मतलब होता है, ये जो सेमी परमिएबल होती है इसका मतलब होता है कि ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देगी, कुछ मॉलिक्यूल्स को वो रोक देगी, डिपेंड करता है साइज पर। जैसे हमारी जो चाय की पत्ती, एक चाय की छन्नी आती है, उसमें जो मौजूद होती है छन्नी, वो सेमी परमिएबल होती है, क्योंकि वो चाय जाने देती है और चाय की पत्ती को रोक लेती है। तो ऐसी मेम्ब्रेन को जो कुछ पार्टिकल्स को मूव करने दे और कुछ को रोक देती है, ऐसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर आपके पास एक तरफ मॉलिक्यूल ज्यादा, दूसरी तरफ कम है, मॉलिक्यूल ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे, इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर बीच में मेम्ब्रेन नहीं है तो ये डिफ्यूजन है, और अगर बीच में मेम्ब्रेन है तो वो ऑस्मोसिस है। और बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी में हम थोड़ा सा डिफरेंस रख देते हैं। वैसे तो बायोलॉजी में भी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन सेम है, और केमिस्ट्री का भी ये टर्म होता है, केमिस्ट्री में भी ये दोनों चीजें सेम ही होती है। हम बायोलॉजी में जरा इसको फर्क यूं कर देते हैं कि ये जो सॉलिड हमारी बॉडी के अंदर
गैसेस वगैरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है, और अगर एक जगह से दूसरी जगह पानी ट्रांसफर हो रहा है, लिक्विड कोई ट्रांसफर हो रहा है, तो हम कहते हैं वो ऑस्मोसिस के जरिए होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हम डिफरेंस पैदा कर देते हैं बायोलॉजी में कि जी अगर आप देखें जी कि एक तरफ गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ कम है, और अब गैस जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ जा रही है, तो आप कहोगे ये डिफ्यूजन है। और अगर आप देखते हैं एक तरफ पानी ज़्यादा है, दूसरी तरफ पानी कम है, और पानी जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है, तो आप इसको कहोगे ऑस्मोसिस। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट और ये उसकी दो टाइप्स हो जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है, डिफ्यूजन भी करता है, ऑस्मोसिस भी करता है। फिर ट्रांसपोर्ट की दूसरी टाइप देख लेते हैं जी। ट्रांसपोर्ट की दूसरी टाइप का नाम बताया मैंने आपको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हमने अभी ऊपर ब्रीफ किया, और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको अब इसको देख लेते हैं जी क्या होता है। ठीक है जी, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, गौर से देखिएगा, ज्यादा से मॉलिक्यूल्स कम की तरफ जा रहे हैं, इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, खुद ब खुद हो रहा होता है ऑटोमेटिकली, तो कोई एनर्जी नहीं लगती आपकी। और अगर बीच में मेम्ब्रेन मौजूद है तो डिफ्यूज ऑस्मोसिस, और अगर बीच में मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है तो डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की उलट होता है, उल्टा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स कैसे जा रहे थे, ज्यादा से कम की तरफ, एनर्जी लग रही है, नहीं लग रही। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है जी उल्टा मामला, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम लो टू हाई, लो टू हाई, उल्टा। यानी अगर आपके यहाँ मॉलिक्यूल्स देखें ज्यादा हैं, ये मॉलिक्यूल्स की ज्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पर कम मॉलिक्यूल्स हैं, लो। अब अगर ऐसे जाएंगे यूं ज्यादा से कम की तरफ, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर उल्टा कर लें आप, मॉलिक्यूल्स लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो इसको आप कहते हो कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उल्टा है जी, है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मॉलिक्यूल्स अगर जहां कर पहले से ही कम मौजूद है, वहां से अगर ज्यादा की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, इसको आप कहते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और याद रखिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी का इनपुट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिकली हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है। अब जाहिर बात है, आपको उल्टी डायरेक्शन में अगर फ्लो करना है तो फिर आपको एनर्जी लगानी होगी। मिसाल के तौर पे आपका पानी यूं खुद ब खुद बह जा रहा है, ये एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में इसको फ्लो करना चाह रहे हैं, वाइपर वगैरह लगाते हैं, आप एनर्जी लगा रहे हैं, वाइपर वगैरह या कोई पानी या किसी चीज की मदद से आप इसको वापस फेंक रहे हैं, तो ये आप एनर्जी लगाकर उल्टी दिशा में आप जो है पानी को फ्लो करा रहे हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एक दूसरे की उलट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं। इसी तरह पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती, इसमें आपको इनपुट देना पड़ता है एनर्जी का, आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है जी, तो हो गई ट्रांसपोर्ट की टाइप, पैसिव भी पढ़ ली, एक्टिव भी पढ़ ली। सेल मेम्ब्रेन दोनों करता है, एसिव भी करता है और पैसिव भी करता है। उसके बाद तीसरी ट्रांसपोर्ट की जो टाइप थी वो थी एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब होता है जी बाहर। अगर आपका सेल मेम्ब्रेन कोई चीज बाहर, मटेरियल को बाहर फेंकता है, मटेरियल मूव होता है आउटसाइड, बाहर की तरफ फेंका जाता है किसी मटेरियल को, तो इसको आप कहते हो एक्सोसाइटोसिस। ठीक है जी, अगर आप किसी भी मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन से बाहर, यानी आप मिसाल के तौर पर अगर घरेलू मिसाल लें, तो अगर आपने कचरा खिड़की से बाहर फेंका है, इसको आप कहते हो एक्सोसाइटोसिस, किसी भी चीज को बाहर फेंक देना। सेल मेम्ब्रेन एक्सोसाइटोसिस करता है, चीजों को बाहर फेंक देता है। अब एक्सोसाइटोसिस के लिए याद रखिएगा, मेम्ब्रेन इन्फ्यूजन होता है, मेम्ब्रेन इन्फ्यूजन, मेम्ब्रेन का इन्फ्यूजन होता है, यानी मेम्ब्रेन आपस में मिलती है। कैसे जी? फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये एक वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर पानी भरा हुआ है, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये वो पानी होता है जो सेल को बाहर निकालना होता है, वेस्ट वाटर है, और सेल ने इसको बाहर निकालना है, यानी एक्सोसाइटोसिस करनी है सेल ने। तो अब ये होता क्या है जी कि ये आपका मेम्ब्रेन ट्रेवल करते करते सेल मेम्ब्रेन के किनारे पे आ जाता है, ऐसे किनारे पे आ गया। अब ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, ये डिसॉल्व हो जाती है इस सेल मेम्ब्रेन के साथ, इसके साथ मिक्स हो जाती है। ठीक है, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो है, सपोज कर लें जी यहाँ से टूट गई, ये टूट गई, थोड़ी सी टूट गई, इसी तरीके से यहाँ से जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी टूट गया। अब मैं इसको मिटाऊं कैसे?
सपोज करें जी यहाँ से जो है सेल मेम्ब्रेन भी टूट गया, अब ये फ्यूज हो जाएगी यहाँ पर। तो अब ये जो सेल में ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाएगी और पानी जो है सारा वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा हो जाता है ऐसे, यानी आपके पास पहले ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल है, फिर ये करीब आएगा तो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी टूट जाएगी, थोड़ी सी जो है वैक्यूल की मेम्ब्रेन टूट जाएगी, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, यहाँ से यूँ मिल जाएंगी, यहाँ से यूँ मिल जाएंगी। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर जितना भी पानी है वो सब बाहर निकल जाएगा और आपकी ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन इन्फ्यूजन कहलाता है। मेम्ब्रेन इन्फ्यूजन की मदद से सेल मेम्ब्रेन जो है वो चीज़ों को बाहर निकालता है एंड दैट प्रोसेस या दैट ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, चीज़ों का बाहर फेंक देना। 3 ट्रांसपोर्ट की टाइप होने के बाद चौथी आती है जी हमारे पास एक्सोसाइटोसिस की अपोजिट है जी, इसको आप कहते हो एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, मटेरियल्स बाहर जाता है, इसके अंदर क्या होता है, मटेरियल्स अंदर आता है, मटेरियल्स मूव इन, सेल के अंदर आता है। और यहाँ पर मेम्ब्रेन इन्फ्यूजन होती है, यहाँ मेम्ब्रेन समझ लें आप बन जाती है, मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होती है, मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग। ठीक है जी, तो एक्सोसाइटोसिस क्या है, चीजों को बाहर फेंक देना, एंडोसाइटोसिस क्या है, चीजों को अंदर लाना। एक्सोसाइटोसिस में क्या हो रहा था, मेम्ब्रेन इन्फ्यूजन हो रहा था, वैक्यूल आपका मेम्ब्रेन के करीब आता है, मेम्ब्रेन थोड़ी सी टूटती है, थोड़ी सी वैक्यूल टूटती है और फिर दोनों की मेम्ब्रेन आपस में मिल जाती है, वैक्यूल अपने आप को खाली करता है और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म के साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती है। एंडोसाइटोसिस की बात करें अगर हम, तो एंडोसाइटोसिस में चीजें अंदर आती हैं सेल के अंदर। कैसे आती है, थ्रू मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग। होता क्या है जी, सपोज करें ये सेल मेम्ब्रेन है और ये आपके पास बाहर एक फॉर एग्जांपल फूड पार्टिकल है, अब ये करीब आ जाएगा, आपके सेल मेम्ब्रेन के करीब आ जाएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन को अंदर दबाना शुरू कर देगा। इसको थोड़ा सा मिटाएं, ऐसे ऐसे। अब इस फूड पार्टिकल ने सेल मेम्ब्रेन को अंदर, ये जो फूड पार्टिकल है फॉर एग्जांपल ये अमीबा का सेल मेम्ब्रेन है और ये उसका खाना है, तो ये ऐसे करीब अप्रोच करता है, करीब आता है और मेम्ब्रेन को अंदर इनफोल्ड दबाना शुरू कर देता है, ये और गहरा हो जाता है ऐसे। इधर से क्या होता है जी, यहाँ का ये सिरा अब आपस में मिलना शुरू करेगा ऐसे, ये सिरा जो होता है दोनों सिरे करीब आना शुरू हो जाते हैं और करीब आ जाते हैं, फिर आपस में आके ये इनफोल्ड मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं और ये आपका फूड वैक्यूल तैयार हो गया। अब ये अंदर फूड वैक्यूल चला जाता है, इसको आप कहते हो एंडोसाइटोसिस। ठीक है, आपका फूड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के करीब आएगा, सेल मेम्ब्रेन को दबाना शुरू कर देगा, इनफोल्डिंग, अंदर दबाना शुरू कर देगा, दबता जाएगा, फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन ऊपर से जुड़ जाएगी और इस मेम्ब्रेन का जो पोर्शन है उसको अलहदा कर देगी, ये बन जाएगा आपका फूड वैक्यूल, फिर इसको अंदर जाके सेल इसमें डाइजेस्ट करता है वगैरह वगैरह। तो ये होती है एंडोसाइटोसिस। ऐसे जो है वो सेल के अंदर चीजें आती हैं। सेल मेम्ब्रेन नजर आ रहा है आपको, इसमें काम कर रहा है, ये रहा सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन अदा कर रहा है, मेम्ब्रेन बना रहा है, चीजों को अंदर ला रहा है, तो एंडोसाइटोसिस भी करता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस भी करता है, एंडोसाइटोसिस की मदद से सेल मेम्ब्रेन चीजों को सेल के अंदर लाता है। एक्सोसाइटोसिस भी करता है, एक्सोसाइटोसिस की मदद से सेल मेम्ब्रेन चीजों को बाहर फेंकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करता है, यानी कि बाज़ औक़ात जो चीज़ें हैं वो अंदर कम होती हैं, बाहर ज़्यादा होती हैं। जैसे मिसाल है वेस्ट प्रोडक्ट अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, फिर भी सेल जो है सेल मेम्ब्रेन अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल के फेंकेगा। ठीक है, जरा इसके डायग्रामेटिक देख लें तो मिसाल के तौर पे ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, बाहर कम है और ये गंदे पानी पे मौजूद सेल है और बाहर जो है ना वेस्ट मौजूद ज़्यादा है। अब बाहर वेस्ट ज़्यादा है, अंदर कम है, फिर भी वेस्ट थोड़ी अंदर आएगा, सेल मेम्ब्रेन अंदर थोड़ी लाएगा उसको, कचरे को। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा जी, आपके ये जो वेस्ट है इसको बाहर की तरफ ट्रांसफर करेगा, फ्रॉम लो टू हाई। तो यहाँ ज़ाहिर है लो टू हाई जा रहा है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, तो सेल थोड़ी सी एनर्जी को यूटिलाइज करके ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको बाहर फेंक देगा, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करता है जी, बाहर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, ये ऑक्सीजन है ज़्यादा है, अंदर कम है, सेल जो है इसको हाई से लो अंदर की तरफ ले आएगा, ये वो है डिफ्यूजन। और अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, अंदर कम है, तो ये हाई ये लो, अब पानी को अंदर लाएगा, ये हो जाएगी ऑस्मोसिस।
तो सेल मेम्ब्रेन जो है ऑस्मोसिस भी कर रहा है, डिफ्यूजन भी कर रहा है, एंडोसाइटोसिस भी कर रहा है, एक्सोसाइटोसिस भी कर रहा है, और जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर रहा होता है। अच्छा, अब ये जो एंडोसाइटोसिस मैंने आपको बताया कि चीजें अंदर आ रही हैं, मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो रहा है, चीजें अंदर आ रही हैं, ये दो तरह का होता है। दो तरह का होता है जी। एक कहलाता है, इसको नीचे कर लेते हैं, एंडोसाइटोसिस हमारे पास दो तरह की होती है। एक कहलाती है फैगोसाइटोसिस और एक कहलाती है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में सेल सॉलिड पार्टिकल्स सेल के अंदर आते हैं। ये एंडोसाइटोसिस की टाइप है, याद रखिएगा, एंडोसाइटोसिस की टाइप है, यानी कि दोनों के अंदर चीजें अंदर आएंगी। दोनों के अंदर जो है, चूंकि एंडोसाइटोसिस के टाइप है तो दोनों में चीजें अंदर आएंगी। बस फर्क क्या है, फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स अंदर आते हैं, और सॉलिड पार्टिकल्स एक या दो ही होते हैं, ठीक है, अंदर आएंगे ये सेल के इनसाइड सेल। और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल्स अंदर आते हैं, और लिक्विड पार्टिकल्स जाहिर बात है फिर जब लिक्विड पार्टिकल मूव करते हैं तो ज्यादा आते हैं, तो लिक्विड बल्क क्वांटिटी के अंदर अंदर आएगा सेल के इनसाइड सेल। तो ये हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्ट की टाइप्स थी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट किया मैंने। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करते हैं बगैर एनर्जी लगाए। ज्यादा है जहां पर वहां से कम की तरफ जाएंगे बगैर एनर्जी लगाए, इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। दो तरह का होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अगर मेम्ब्रेन है बीच में तो ये ऑस्मोसिस है, मेम्ब्रेन नहीं है तो डिफ्यूजन है। बायोलॉजी में अगर पानी मूव कर रहा होता है ज्यादा से कम की तरफ तो हम कहते हैं ऑस्मोसिस, और अगर कोई गैस वगैरह के पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ज्यादा से कम की तरफ, तो हम कहते हैं डिफ्यूजन, गैस। और अगर सॉलिड मूव करता है तो सॉलिड जो है वो फिर एंडोसाइटोसिस के जरिए मूव करता है। तो सॉलिड सेल मेम्ब्रेन के जरिए अंदर जब आएगा एंडोसाइटोसिस, गैस आ रही है तो डिफ्यूजन, पानी आ रहा है तो ऑस्मोसिस। फिर एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें आप उल्टा जाते हैं, लो से ज्यादा की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ मॉलिक्यूल्स को फेंकते हैं एनर्जी लगाकर, इसको आप कहते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, अगर कोई वैक्यूल के अंदर चीज, सेल के अंदर कोई चीज है, उसको सेल से बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, और इस दौरान जो है वो मेम्ब्रेन इनफ्यूज हो जाती है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाती है, और इस तरीके से एक्सोसाइटोसिस होता है। फिर एंडोसाइटोसिस होती है, वो क्या होता है जी, मौलिक किसी भी चीज को सेल के अंदर लाना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। और एंडोसाइटोसिस के दौरान सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है और बाकायदा एक वैक्यूल बन जाता है। एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल आ रहा होता है, कम क्वांटिटी में आ रहा होता है, तो फिर जो एंडोसाइटोसिस होता है उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। एमीबा, बैक्टीरिया वगैरह जो अपने फूड पार्टिकल्स अंदर लेकर आते हैं तो वो फैगोसाइटोसिस होता है, क्योंकि फूड पार्टिकल होता है, सॉलिड होता है, अंदर आ रहा है तो एंडोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस क्या होता है जी, लिक्विड आता है सेल के अंदर, और लिक्विड बल्क क्वांटिटी में आता है, ज्यादा आता है, तो छोटे छोटे वैक्यूल्स नहीं बनते, छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं, छोटे साइज के होते हैं, छोटे छोटे से गोल ऐसे। ये तो वैक्यूल बना है ना, आप देखें यहाँ पे क्या बना है, वैक्यूल। एंड पिनोसाइटोसिस में ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं। तो बल्क क्वांटिटी में अगर कोई लिक्विड सेल के अंदर आता है और वेसिकल्स की सूरत में आ रहा होता है, इसको आप कहते हो पिनोसाइटोसिस। और अगर सॉलिड आ रहा होता है कम क्वांटिटी के अंदर, वैक्यूल्स की सूरत में आ रहा होता है, ऐसा बड़ा वैक्यूल आ रहा होता है, इसको आप कहते हो फैगोसाइटोसिस। ये सारे ट्रांसपोर्ट के जो टाइप्स हैं सेल मेम्ब्रेन ये सब करता है, सब। एंडो, एक्सो, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्टिव, पैसिव, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सारी ट्रांसपोर्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन करता है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो हमने जो है दो बेसिक पार्ट पढ़ लिए, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अब हम तीसरे बेसिक पार्ट की बात करते हैं, वो है न्यूक्लियस। एक मिनट में जरा इसको करेक्ट कर लूं, गलती से लिख दिया मैंने, हाँ ये पेन से। न्यूक्लियस, अब हमारा तीसरा पार्ट है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, पहली बात, ऑल सेल्स में मौजूद होता है, तमाम सेल्स में मौजूद होता है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं, वो हम अभी इस सेल का जब स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तब बात करेंगे। तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें हमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, हमें न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा होता, तो यकीन माने न्यूक्लियस है, लेकिन बस उसकी एक चीज गायब है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वो गायब है, तो इस वजह से हमें सेल नजर नहीं आ रहा होता।
तो बहरहाल हम तो ये कहेंगे कि जी तमाम सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और ज्यादातर ये स्फेरिकल होता है, गोल फॉर्म में होता है, लेकिन बाज औकात ये इर्रेगुलर शेप का भी मिलता है, यानी गोल नहीं होगा, थोड़ा सा ओवल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा या थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो इसको हम इर्रेगुलर शेप कहते हैं। तमाम सेल्स में मौजूद होता है। प्लांट में ये जो है अक्सर साइड में आपको मिलेगा, एनिमल में जो है ये एनिमल में सेंटर में होता है, और प्लांट के अंदर जो है ये थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाता है, टूवर्ड्स मेम्ब्रेन कह लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन, टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि बीच में एक बड़ा वैक्यूल आया हुआ होता है। तो एक बड़े वैक्यूल की वजह से प्लांट जो है वो न्यूक्लियस जो है वो साइड में आ जाता है। जैसे कि ये अगर प्लांट सेल है तो ऐसे एक बड़ा वैक्यूल होता है बीच में, तो मजबूरन जो है न्यूक्लियस आपका साइड में शिफ्ट हो जाता है। जबकि एनिमल के अंदर कोई बड़ा वैक्यूल नहीं होता, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं ऐसे, तो वहां फिर इसके पास न्यूक्लियस के पास जगह ही जगह होती है, वो फिर सेंटर में आया हुआ होता है, गोल सा शेप का होता है, और काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये, सेल्स की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज। जैसे आपके जिस्म में दिमाग होता है, आपके जिस्म के तमाम मामलात को, तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरीके से ये जो सेल में न्यूक्लियस होता है ये आपके पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है थ्रू प्रोटीन, प्रोटीन के जरिए कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि आपके सेल में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं सबों के लिए इंजाइम्स चाहिए होते हैं, और इंजाइम्स जो होते हैं हमने पढ़ लिया पिछले चैप्टर के अंदर के इंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि सारे रिएक्शन की चाबी जो है वो प्रोटीन के अंदर है। और प्रोटीन कौन बना रहा है जी? प्रोटीन राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम कैसे बनाता है ये भी आपने पढ़ा है कि वो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है वगैरह वगैरह। तो इस लिहाज से कह सकते हैं आप पूरे न्यूक्लियस जो है वो आपके सेल को कंट्रोल करता है। कैसे करता है जी? आपके न्यूक्लियस में, अभी हमने पिछले 2 चैप्टरों की कहानी है ये, कि हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर जी होते हैं, ये सेल है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होते हैं जी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होते हैं जी डीएनए, डीएनए। अब डीएनए जो है एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, उसमें से गुजर के बना देता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। फिर ये जो मैसेंजर आरएनए है ये न्यूक्लियस से बाहर आता है, ये आ गया मैसेंजर आरएनए, और कहाँ जाता है? राइबोसोम के अंदर। और फिर ये राइबोसोम के अंदर जो है ये जाएगा कहाँ पर? राइबोसोम में। और फिर राइबोसोम जो है इस मैसेंजर आरएनए को देखकर एक प्रोटीन बनाएगा, और फिर ये प्रोटीन जो है ये एंजाइम्स की शक्ल में आ जाता है, एंजाइम्स होते हैं ये, और फिर इन एंजाइम्स की मदद से आपके सेल के तमाम रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो आपके सेल में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं दे ऑल नीड एंजाइम्स, और एंजाइम्स को बनाने के लिए आपको चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, और कैसे बनाता है जी? मैसेंजर आरएनए को देखकर उसकी मदद से राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। और ये मैसेंजर आरएनए कौन बनाते हैं जी? ये डीएनए बनाते हैं। डीएनए कहाँ पे मौजूद है जी? क्रोमोसोम में मौजूद है। और क्रोमोसोम कहाँ है जी? न्यूक्लियस के अंदर है। तो आप कह सकते हैं कि आपके सेल की तमाम एक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है, इसी प्रोटीन की शक्ल के अंदर पूरे सेल को ही कंट्रोल कर रहा होता है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटीन बनाना। आपके डीएनए के, अभी डीएनए का भी फीचर हमने पढ़ा हुआ है कि डीएनए के अंदर आपकी तमाम मालूमात, जेनेटिक मालूमात स्टोर हुई भी होती है। आपकी आंखों का कलर, बालों का कलर वगैरह वगैरह सब डीएनए में स्टोर है, और वो कहाँ है? वो भी न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल सेल कर हो गया, इसके अंदर आपकी तमाम जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है, आपकी तमाम जेनेटिक मालूमात इसमें मौजूद है। प्रोटीन बनाने के लिए जो मैसेंजर आरएनए चाहिए वो इसके पास मौजूद है। सारी सेल की तमाम चीजों को प्रोटीन फॉर्मेशन के थ्रू ये कंट्रोल कर रहा है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सेल का न्यूक्लियस। तमाम सेल में इसी वजह से ये तमाम सेल्स में मौजूद होता है। अब अगर हम इस न्यूक्लियस की बात करें तो अब हम सिर्फ न्यूक्लियस को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन वगैरह मैंने नहीं ड्रॉ करी, ना सेल मेम्ब्रेन ना साइटोप्लाज्म, खाली ये न्यूक्लियस ड्रॉ किया है। न्यूक्लियस में सबसे पहले चीज ये आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है, इसको आप कहते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से आपको न्यूक्लियस जो है वो वाजे नजर आ रहा है। देखें, ये रेड से करूंगा मैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से आपको न्यूक्लियस वाजे नजर आ रहा है। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मैं गायब कर दूं अगर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, तो आपको देखें न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा। इसी तरह यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब करी, न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है विच इज द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस, जो आपके न्यूक्लियस का बॉर्डर है, और इसकी वजह से आपका न्यूक्लियस वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है।
अगर हम इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को खत्म कर देना तो फिर हमें न्यूक्लियस होगा, जरूर होगा, नजर नहीं आ रहा होगा। ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है, यानी वही फ्लूइड मोसाइक मॉडल वाला, बिल्कुल जो आपको सिंगल निकलसन ने जो मॉडल दिखाया है सेल मेम्ब्रेन का, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी। बस फर्क ये है कि ये डबल होती है, डबल मेम्ब्रेन है ये। सेल मेम्ब्रेन सिंगल होती है, ये डबल होती है, यानी एक और होगी ऐसे, ये ऐसे एक और जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ऐसे डबल मेम्ब्रेन होती है ये। सेल मेम्ब्रेन सिंगल होती है, याद रखिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल होती है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है विच इज द बॉर्डर बाउंड्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियस की जो बॉर्डर है वो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती है ये। इसने आपके सेल को साइटोप्लाज्म से अलहदा कर दिया, फ्लूइड मोसाइक मॉडल जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह सुराख मौजूद होते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अगर मैं दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ड्रॉ करूं, अगर हम पूरा गोल बना लेना तो ऐसे ये न्यूक्लियस के अंदर जगह जगह सुराख होते हैं ऐसे, ये पूरा गोल न्यूक्लियस बना रहा है, यानी आपके इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह ऐसे सुराख होंगे छोटे छोटे। जैसे हमने सेल वॉल में पढ़ा था कि सेल वॉल में भी जगह जगह ओपनिंग होती है, छोटे छोटे सुराग होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। इसी तरह आपके इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में भी जगह जगह छोटे छोटे सुराग होते हैं, इनको आप कहते हो पोर्स, न्यूक्लियोपोर्स, PORES, पोर्स। इन सुरागों के जरिए न्यूक्लियस जो भी ये mRNA बनाता है, जो भी मटेरियल बनाता है, वो इन सेल्स के इन सुरागों के जरिए बाहर दे देता है। यानी कि अगर यहाँ एक mRNA तश्कील हुआ, बना, तो इन सुरागों के जरिए वो बाहर साइटोप्लाज्म में चला जाता है, या साइटोप्लाज्म से कोई चीज अगर अंदर आनी होती है तो इन सुरागों के जरिए अंदर आ जाती है। तो ये छोटे छोटे सुराग हैं आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर, और इन सुरागों के जरिए न्यूक्लियस से कोई चीज बाहर या बाहर से कोई चीज अंदर आ जाती है। ठीक है जी, दो चीजें हो गई। उसके बाद ये जितनी भी अब आपको अंदर जेली वाला मटेरियल नजर आ रहा है, ये सारा, ये जितना भी अंदर ये सब, अब ये जितना भी ये जेली टाइप का मटेरियल ये फिल हुआ हुआ है, ये सब ये जेली टाइप का मटेरियल से फिल हुआ हुआ है, इसको आप कहते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सब जेली टाइप का मटेरियल है, बिल्कुल कंपोजिशन के एतबार से साइटोप्लाज्म की तरह बना हुआ होता है, इसको आप कहते हो जी ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लें, अगर आपके पास एक गुब्बारा है, अंदर आपने पानी भर दिया, गोल गुब्बारा, पानी भरा हुआ है आपने, ये है जी वो गोल गुब्बारा, अंदर पानी भर रखा है इसके अंदर, तो वो पानी जो है ना वो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो गोल गुब्बारा है, ये गोल गुब्बारा, इसकी ये जो बाहर वाली लेयर है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये पूरी चीज जो है ना ये आपका न्यूक्लियस है। तो आपके न्यूक्लियस में सबसे पहले दो लेयर हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के नाम से, उनमें सुराग है, उनका पोर्स कहते हो, और न्यूक्लियस के अंदर क्या भर रखा है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं, एक होती है जी ऐसी ओवल या राउंड बॉडी, इसको आप कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ऐसी एक ओवल या राउंड बॉडी होती है, जरूरी नहीं है एक है, कुछ सेल्स के अंदर ये दो होती हैं, कुछ में तीन भी हो सकती है, इनको आप कहते हो न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियोलस होती हैं ये राइबोसोम्स बनाती हैं, राइबोसोम, वही राइबोसोम, ये वाला राइबोसोम, जिनका काम क्या है, मैसेंजर आरएनए को देखकर प्रोटीन बनाना। मैसेंजर आरएनए आएगा, उसको देखेगा, उसके हिसाब से वो प्रोटीन बनाएगा, वो वाले राइबोसोम कहाँ बन रहा है, न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस जो है ना सिर्फ राइबोसोम वो mRNA बना रहा है, बल्कि उसको ट्रांसलेट कर कर प्रोटीन बनाने वाली जो चीज है राइबोसोम, वो भी न्यूक्लियस बना के दे रहा है। दोनों चीजें न्यूक्लियस बना के दे रहा है। ये जो मैसेंजर आरएनए ये भी न्यूक्लियस बना रहा है, इसी के अंदर अंदर न्यूक्लियस में एंजाइम होता है, और इस मैसेंजर आरएनए को, ये बाहर है राइबोसोम, इस मैसेंजर आरएनए को mRNA इसको रीड करेगा राइबोसोम, और रीड करने के बाद जो प्रोटीन बनाएगा, तो ये जो राइबोसोम है ये भी कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस। ये तीसरी आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज होती है जी ऐसे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जरा हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोबारा एक दफा देख लें न्यूक्लियस को। तमाम सेल्स में मौजूद होता है, गोल होता है या इरेगुलर शेप होता है। एनिमल में सेंटर में होगा, प्लांट में चूंकि बड़ा वैक्यूल होता है तो ये साइड में होता है। इसका काम है सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। इसके स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले दो बाहर लेयर मेम्ब्रेन मौजूद है, उन दोनों मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
जिनका मॉडल बिल्कुल फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की तरह का है और इसका काम है न्यूक्लियस की हिफाजत करना, उसको साइटोप्लाज्म से अलग करना। इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सुराग होते हैं और उन सुरागों को आप कहते हो न्यूक्लियर पोर्स, और इन सुरागों के जरिए न्यूक्लियस से चीजें बाहर या अंदर आती हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो जेली टाइप का मटेरियल भरा हुआ है उसको आप कहते हो न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस जेली टाइप मटेरियल के अंदर दो चीजें मौजूद हैं, एक है न्यूक्लियोलस, जरूरी नहीं है एक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम बनाना, और दूसरी चीज होती है जी क्रोमोसोम। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को थोड़ा सा देख लें क्योंकि वो ज्यादा डिटेल है। क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं जी। ये आपके पास न्यूक्लियस है। पहली बात, आम हालात में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऐसे जाल, ऐसे बिखरे हुए होते हैं। अगर आप एक प्याला लें और उसमें नूडल्स डाल दें, ये तो उलझे हुए होते हैं, ऐसी फॉर्म में होते हैं क्रोमोसोम। इनको हम कहते हो, ऐसी फॉर्म में आप कहते हो क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन नेटवर्क। मटेरियल कह लें आप इसको, नेटवर्क कह लें, एक ही बात है। ठीक है, शुरुआत में जब आपका सेल डिवीजन नहीं कर रहा होता, आमतौर पे ज्यादातर जब आपका सेल पाया जाता है, आप उसके न्यूक्लियस में झांकोगे, आपको कोई क्रोमोसोम नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको ऐसी सवैया टाइप का नजर आएगा, इसको आप कहते हो क्रोमेटिन नेटवर्क। बहुत है, क्या करना है, आगे पीछे कर लो, पढ़ा लो, पढ़ा लो, मेरे ख्याल बायो पढ़ा लो। ठीक है, आम हालात में आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में होते हैं, यानी कि सवैया प्याली में डाल दें ऐसी फॉर्म में होते हैं, इसको आप कहते हो क्रोमेटिन नेटवर्क। अगर मैं इस हालात में बात करूं तो दे आर प्योरली मेड ऑफ डीएनए, ये डीएनए की फॉर्म में होती है। यानी आपने डीएनए पढ़ लिया पिछली क्लास के इसके अंदर, थोड़ा सा हम बड़ा कर लें इसको, थोड़ा सा एक्सटेंड करें अगर, तो ये ऐसे होती है क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन। थोड़ा थोड़ा सा इनमें प्रोटीन्स मौजूद होता है, थोड़ा थोड़ा सा प्रोटीन लगा हुआ होता है इसमें, उस प्रोटीन को आप कहते हो हिस्टोन। ये है जी आपका क्रोमेटिन नेटवर्क, ऐसे उलझी पड़ी हुई है, ये आपका क्रोमेटिन नेटवर्क हो गया। जब सेल डिवीजन होने लगता है, जब सेल डिवीजन होने लगता है तो आपके ये क्रोमेटिन नेटवर्क आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि आपके पास धागा है, आपको जब धागे को यूज करना होता है आप क्या करते हो, उसको गिट्टी में लपेटना शुरू करते हो। तो ये आपके पास धागा है जी, बच्चे ने उलझा दिया, अब आपको इसको यूज करना, आप क्या करते हो, इसको गिट्टी में लपेटना शुरू कर देते हो, ऐसे ऐसे लपेटना शुरू कर देते हो। यही मामला यहाँ पर होता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन नेटवर्क है। जब सेल डिवीजन होना होता है तो ये आपका क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो ऐसे अपने आप को क्वाइल करता रहता है, क्वाइल करता रहता है, ऐसे अपने आप को कंडेंस कर लेता है ऐसे। इसको जोड़ने के लिए कुछ प्रोटीन्स का इस्तेमाल हो जाता है जी, ऐसे कुछ प्रोटीन्स इस्तेमाल हो जाते हैं इसको जोड़ने के लिए, लग जाते हैं ताकि ये क्वाइल फॉर्म में रहे। इस प्रोटीन को आप कहते हो हिस्टोन। हिस्टोन नाम का प्रोटीन जो है वो आपके इस क्वाइल फॉर्म के डीएनए को जोड़ लेता है, ये बन गया एक क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम ऐसे बना हुआ होता है। तो आपके पास सीधा सीधा नॉर्मल जब आपका न्यूक्लियस होता है तो आपके पास कोई क्रोमोसोम नहीं है, एक उलझी हुई सवैया टाइप की चीज पड़ी हुई है जिसको आप कहते हो क्रोमेटिन नेटवर्क। ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, डीएनए की बड़ी बड़ी चेन्स हैं जी, अनस्टैंड पड़ी हुई है, जैसे धागा उलझा पड़ा हुआ होता है डीएनए की चेन्स। जब सेल डिवीजन होना होता है तो ये आपकी क्वाइल हो जाती है, ऐसी क्वाइलिंग फॉर्म में आ जाती हैं, और फिर आपका ये जो सब डीएनए है, ये आपका क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये सब खत्म हो जाता है, क्वाइल हो के ये आपके ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ऐसे। ये आपका ये बीच में सेंटर में ये ऐसे क्रोमोसोम्स, ये ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। फिर जब सेल डिवीजन हो जाता है फिर दोबारा ये अनक्वाइल हो जाते हैं और दोबारा फिर ये आपकी ऐसी क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में आ जाते हैं। तो अब ये क्रोमोसोम देख लेते हैं जी, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं, बीच में एक प्रोटीन होता है जिसको आप कहते हो सेंट्रोमियर। ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, इसको आप कहते हैं क्रोमेटिड्स, और बीच में है जी सेंट्रोमेयर। ठीक है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये वही है जी जो अभी मैंने आपको बताया, ये ठीक है, वो क्वाइल फॉर्म में ना समझिएगा, ये नहीं है, ये है। तो अब आपका ये जब ये आपके ये जो ये था पहले ऐसे उलझे पड़े हुए थे
क्रोमेटिन मटेरियल, फिर ये ऐसे कंडेंस हो गए, कंडेंस होके क्या बन गए जी, क्रोमोसोम। ऐसा ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, बीच में ये जुड़ा हुआ है किससे, सेंट्रोमियर से। ये एक क्रोमोसोम होता है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है, फिक्स, यानी इंसानों के अंदर, ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद है जी 46। अब दुनिया में जितना भी इंसान होगा सब में इतना ही होगा, कम या ज्यादा कर देंगे एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने इंसानों में 46 के बजाय एक क्रोमोसोम ज्यादा कर दिया 47, इंसान एबनॉर्मल बन जाएगा। आपने देखे होंगे ना डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, वो मंगोल बच्चे जिनको हम कहते हैं, देखा होगा शायद। तो वो जो बच्चे होते हैं वो उनमें क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी होती है, 7 43 होते हैं। अगर आपने 46 को 42 कर दिए तो ये बंदर हो जाता है, 46 को 48 कर दिए तो ये एक यूरोपियन रैबिट होता है, वो हो जाता है। तो स्पीशीज के अंदर जो है क्रोमोसोम्स की तादाद होती है फिक्स। इंसानों में 46 है, इसका मतलब है आप दुनिया के किसी भी इंसान को देख लें, सबों में ऐसे 46 स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, 46 23 फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर भी हमारे अंदर भी ऐसे ये पंखे की तरह के ना 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, 1 2 3 ऐसा, फिर 1 4, ऐसे 46 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। अच्छा, हर क्रोमोसोम फिर पेयर फॉर्म में होता है, यानी ये एक है, इसके साथ एक और पेयर लग जाएगा जी, ये एक पेयर लग गया, एक और, ऐसे पेयर फॉर्म में। ये क्रोमोसोम है, इसके साथ एक और क्रोमोसोम लग गया पेयर फॉर्म में। तो ये पेयर फॉर्म में आ जाते हैं, और पेयर कितने बन जाएंगे 46 के, 23। तो 23 ऐसे पेयर्स होंगे, और अगर हम सिंगल फॉर्म में देखें तो 46 होंगे। ठीक है, 23 कैसी फॉर्म में होंगे आपके, ऐसे पेयर फॉर्म में, और 46 कैसे होंगे, ऐसे सिंगुलर फॉर्म में। ज्यादातर ये 46 पेयर फॉर्म में होता है, एक माँ से पेयर आता है, एक बाप से पेयर आता है, वगैरह वगैरह। क्रोमोसोम की टाइप की बात करें तो 4 टाइप्स होती हैं जी। पहला कहलाता है मेटासेंट्रिक, पहली कहलाती है जी मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होती है जी, कि अगर आपके पास जो क्रोमोसोम है उसके क्रोमेटिड्स दोनों बराबर होते हैं साइज में, यानी कि ये सेंट्रोमियर है, ये पहला क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, देखें दोनों साइज में बराबर है, तो ऐसे क्रोमोसोम को आप कहते हो मेटासेंट्रिक। यूं कह लें या यूं कह लें कि ये जो सेंट्रोमियर होता है ये बिल्कुल सेंटर में होगा, इसको आप कहते हो मेटासेंट्रिक। फिर दूसरी टाइप होती है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। इसमें जो है आपका ये जो सेंट्रोमेयर है ये बीच में नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर होता है। इसकी वजह से क्या होगा जी, एक आर्म या एक क्रोमेटिड छोटा और एक क्रोमेटिड जो है वो बड़ा हो जाता है। ये रहा सेंट्रोमेयर, थोड़ा सा ऊपर होता है, ऊपर होने की वजह से आपका एक क्रोमेटिड जो है वो थोड़ा छोटा और दूसरा जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तीसरा कहलाता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में और थोड़ा ऊपर हो जाता है जी ये सेंट्रोमेयर, और इतना ऊपर हो जाता है कि आपका एक क्रोमेटिड बहुत ही छोटा हो जाता है और दूसरा क्रोमेटिड बहुत ही बड़ा हो जाता है, ये रहा सेंट्रोमेयर। और चौथी टाइप कहलाती है जी टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में आपका ये जो सेंट्रोमेयर है ये बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता है, सबसे ऊपर ऐसे, और दोनों क्रोमेटिड्स फिर एक ही तरफ हो जाते हैं, ऐसे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, एक ही साइड पे दोनों क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। तो ये 4 टाइप के क्रोमोसोम्स होती हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम सेंटर में मौजूद है और आपके ये जो क्रोमेटिड्स है बराबर बराबर साइज के होते हैं। सब मेटासेंट्रिक में आपके पास ये स्मॉल होता है क्रोमेटिड, ये लार्ज होता है साइज में, क्यों, क्योंकि सेंट्रोमेयर थोड़ा ऊपर हो गया। एक्रोसेंट्रिक में और ऊपर हो जाता है, ये वेरी स्मॉल हो जाता है, एक आर्म बहुत ही छोटा, एक आर्म बहुत ही बड़ा हो जाता है, वेरी लार्ज, क्योंकि वो आपका ऊपर हो गया। और टीलोसेंट्रिक में ये एक एंड पे पहुंच जाता है और आपके दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं वो दूसरे सिरे पे होते हैं। ये हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लिया, अब इसके फंक्शन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, और इसमें हम आपको न्यूक्लियस का फंक्शन, न्यूक्लियोलस का और क्रोमोसोम का, ये सारे फंक्शंस को हम पढ़ तो चुके हैं। ये डीएनए की, जब हमने डीएनए पढ़ा पिछले चैप्टर में तो हमने वहाँ उसका क्रोमोसोम का सारा फंक्शन पढ़ा है। न्यूक्लियो, ये जो प्रोटीन किस तरह बनते हैं ये भी हमने पढ़ा, लेकिन हम कल की क्लास में इसको एक दफ़ा और जो है वो हम रिवाइज कर लेंगे।